आज हम सीखेंगे विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें तथा वंशागत और उपार्जित लक्षणों के बारे में। 3.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन नहीं था, लेकिन आज पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं की करोड़ों स्पीशीज उपस्थित है। इनमें सरलतम जीव जैसे जीवाणु से लेकर जटिल शारीरिक संगठन वाले जीव जैसे मनुष्य सम्मिलित है। इनमें कई जीव ज्वालामुखी जैसे अत्यधिक उष्ण स्थानों पर तथा कई जीव पृथ्वी के ध्रुवों जैसे अत्यधिक ठंडे स्थानों पर उपस्थित है। आपके विचार में पृथ्वी पर इतनी सारी जैव विविधता किस प्रकार उत्पन्न हुई होगी? सोचिए। इसका जवाब हमें विकास यानी इवोल्यूशन के अध्ययन से प्राप्त होता है। यह पता करने के लिए कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, हमें समय में पीछे जाते हुए विभिन्न स्पीशीज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह जानना होगा। इसे समझने के लिए हम जीवों की बाह्य आकृति तथा व्यवहार को आधार मानते हैं। किसी जीव की बाह्य आकृति तथा व्यवहार का विवरण उसका अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न जीवों के 4 पाद होते हैं। यह एक अभिलक्षण है। पादप प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यह भी एक अभिलक्षण है। हम समान अभिलक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है, इसलिए हम सभी जीवों को पहले स्तर पर रख सकते हैं। अगले स्तर पर हम ऐसे अभिलक्षण देखेंगे जो अधिकतम जीवों में उभयनिष्ठ है, सभी में नहीं। जैसे अधिकतम जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। फिर हम उन जीवों में जिनके केंद्रक है को एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव इन समूहों में वर्गीकृत करेंगे। अगले स्तर पर हम बहुकोशिक जीवों का वर्गीकरण प्रकाश संश्लेषण के आधार पर कर सकते हैं। फिर हम अगले स्तर पर शरीर संरचना को ध्यान में ले सकते हैं। इस तरह यहाँ आप एक पदानुक्रम विकसित होता देख सकते हैं, जहाँ एक जैसे जीवों को एक समूह में रखा गया है। यह पदानुक्रम हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहाँ हमें ज्ञात होगा कि जीवन की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से हुई है। यदि हम पदानुक्रम को देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए प्रतिरूप बनाने में होने वाली गलतियों तथा लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जीवों में सूक्ष्म परिवर्तन आए हैं और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्नताओं की उत्पत्ति हुई है, जिससे विभिन्न स्पीशीज उत्पन्न हुई। हम यह भी देख सकेंगे कि प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों के लिए वे स्पीशीज जो अनुकूल थी बच गई, जबकि स्पीशीज जो अनुकूल न थी उनका विनाश होता गया। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास यानी इवोल्यूशन कहते हैं। विकास से हमारा अभिप्राय जैव विविधता का निर्माण तथा प्रकृति द्वारा चयन से है। ध्यान रहे, इसका अभिप्राय प्रगति से नहीं है। उदाहरण के लिए जीवाणु मनुष्य से प्राचीन जीव है। जीवाणु की शरीर संरचना मनुष्य की शरीर संरचना की तुलना में अत्यधिक सरल है, लेकिन कुछ जीवाणु अत्यधिक गर्मी में जीवित रह सकता है, मनुष्य नहीं। तो क्या यह कहना उचित होगा कि मनुष्य जीवाणु से अधिक प्रगत या विकसित है? इस पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। अब आइए विकास के एक और पहलू की चर्चा करें। कुछ लक्षणों जैसे ऊंचाई, नाक का आकार, वर्णांधता, डिंपल का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पारगमन होता है। ऐसे लक्षण वंशागत लक्षण यानी इनहेरिटेड ट्रेट्स कहलाते हैं। वंशागत लक्षण जीव की जनन कोशिका यानी युग्मकों के डीएनए में संगठित होते हैं, इसलिए इनका पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमन होता है जो जीव को विकास की ओर ले जाते हैं। वे लक्षण जैसे नृत्य कला, वजन, बालों का रखरखाव जिन्हें जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, इन्हें उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। उपार्जित लक्षणों से कायिक ऊतकों यानी नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में परिवर्तन होते हैं, लेकिन इससे युग्मकों के डीएनए में निहित सूचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
इस तरह जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती, यानी कि इन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमन नहीं होता। चूंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती, इसलिए हम इन उपार्जित लक्षणों से कायिक ऊतकों में आए परिवर्तन को विकास नहीं कह सकते। इस तरह से ये लक्षण जीव को विकास की ओर नहीं ले जाते। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल। यदि राहुल के माता पिता की कर्णपाली जुड़े हुए हैं तथा वे दोनों अच्छे तैराक हैं, तो राहुल के संदर्भ में क्या सत्य है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। कर्णपाली का जुड़ा होना वंशागत लक्षण है, जबकि तैरना आना उपार्जित लक्षण है। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। तो आज हमने सीखा विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें तथा वंशागत और उपार्जित लक्षणों के बारे में।